नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल लॉ विद परवीन लाठी में हार्दिक स्वागत है। अभी साथियों, भारत सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। भारत सरकार का कहना है कि जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे, औपनिवेशिक काल के कानून थे, उन कानूनों को समाप्त करके हम भारत की नई ज़रूरतों के हिसाब से कानून बनाए हैं। ये भारत सरकार का कहना है। और 1 जुलाई 2024 से भारत का जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है उसमें बहुत कुछ बदला है। इसी बात पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ देहरादून से अधिवक्ता सूरज कोहली जी हैं। उनका हम अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सूरज जी, हमारा पहला सवाल यही है आपसे कि जो ये भारत सरकार ने 3 नए कानून लागू किए, क्या ये नए कानून औपनिवेशिक काल के जो कानून थे उनसे पूरी तरह अलग हैं? और जो ये नए कानून लागू हुए, कि ये भारतीयकरण का प्रतीक है? जी राठी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमें इस विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि राठी जी आपका जो सवाल है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं भारतीयकरण की, संसद में भी जब कानून पास हो रहे थे, कानून पर चर्चा परिचर्चा हो रही थी, तो जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के कई सदस्य थे, उन्होंने भी कहा था, उनका भी कहना यही था कि जो ये नए कानून है वो भारतीयकरण का प्रतीक है और जो औपनिवेशिक काल के जो हमारे कानून थे उनसे ये अलग है। एज अ लॉ प्रैक्टिशनर मेरा इस बारे में ये कहना है और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कानून इंट्रोड्यूस हुए हैं भारत में 1 जुलाई 2024 से, अगर आप देखेंगे जो हमारे पुराने कानून हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस लॉ, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो 1973 में हम लगभग लगभग 90 दशक बाद हमने जो अपनी दंड प्रक्रिया संहिता है उसको चेंज किया है। और जो औपनिवेशिक काल का जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसमें कहीं ना कहीं जो स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता था उसको हमने जो हमारी 41 लॉ कमीशन जो रिपोर्ट थी उसने जो भी काम किया था इस विषय पर, वो कहीं ना कहीं उसको दूर करके और एक जो नई दंड प्रक्रिया संहिता है जो 1973 में लागू हुई हमारे देश में, उसको लेकर आए। और अब जब हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में ये कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा कि जो औपनिवेशिक काल के जो कानून हैं उनकी छवि इन कानून पर नहीं दिखती। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो अगर काम होना चाहिए था तो परिभाषाओं पे काम होना चाहिए था। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, पर अमूमन आपने ये देखा होगा कि जो सेक्शन थे उनमें उलटफेर हुए हैं। बाकी इससे कई थोड़ा बहुत जो परिभाषाएं उनमें चेंजमेंट हुआ है। तो ये कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा कि जो औपनिवेशिक काल के कानून हैं उनसे ये पूरी तरीके से अलग है। तो साथियों, अभी जैसे सूरज जी ने बताया कि जो हमारे औपनिवेशिक काल के कानून थे, कहीं न कहीं जो वो कानून थे, ब्रिटिश शासन काल के जो कानून थे, जो ये नए कानून हैं, इनमें कहीं न कहीं इन उस कानून की झलक है। पूरी तरह से ये समाप्त नहीं हुए हैं। तो सूरज जी ने अभी बताया कि ये कहीं न कहीं भारतीयकरण का प्रतीक हो सकता है या नहीं। इस संबंध में भी हम आगे देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। तो सूरज जी, अभी जैसे अभी 3 कानून लागू हुए हैं, हमने कई बार सुना है, बहुत चीज़ें सुनी है, न्यूज़ों के माध्यम से भी, अधिवक्ताओं के माध्यम से भी बहुत चीज़ें सुनी है हमने। एक चीज़ मैं बार-बार सुनता आ रहा हूँ कि क्या इसमें जो ये हमारे आपराधिक कानून है, इसमें बार-बार कहा जा रहा है कि पुलिस को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। तो ये क्या शक्तियाँ हैं जिन पे बात हो रही है? लोग कह रहे हैं, समाज कह रहा है, अनेक प्रकार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस को ज़्यादा शक्तियाँ दी हैं। तो वो कौन सी शक्तियाँ हैं जिनकी बात हो रही है? राठी जी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर मैं बुनियादी बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो पहले चर्चिल साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर किसी देश की जो सिविलाइजेशन मैच्योरिटी है, अगर उसको देखना है तो आपको उस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो लॉ बनाए हैं हमारे गवर्नमेंट ने अभी और इससे पहले भी जो लॉ हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉ स्टेट के इंटरेस्ट को ज़्यादा दिखाते हैं गिरफ्तारी के संबंध में।
मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही स्टेट का इंटरेस्ट दिखता है उसमें, पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो गिरफ्तारी का है, जो रिमांड का जो प्रोविजन है विशेषकर, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट के इंटरेस्ट की झलक दिखती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पुराने लॉज थे, उसमें जो 15 दिन का समय टाइम पीरियड था रिमांड को लेकर, आप आज देख रहे होंगे कि जिनमें 60 दिन का समय मिलता है फायर चार्जशीट पेश करने का, और जिनमें 90 दिन का, उनमें अलग अलग अवधियों पे कहीं ना कहीं इस टाइम को बढ़ाया गया है। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो ये कानून है, वो जो संवैधानिक जो छाप है हमारे कानून के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं उस सीमा का उल्लंघन कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो हमारे उच्च न्यायालय हैं जो इस कानून को इंटरप्रिटेट करते हैं, और ऐसा हमने पूर्व में भी देखा है समय समय पर। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे गिरफ्तारी के संबंध में या रिमांड के संबंध में, ये कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जी राठी जी, पूरी तरीके से तो नहीं, पर आंशिक तौर पर अगर हम देखेंगे, जैसे कि अगर आपने संवैधानिक अधिकारों की बात करी, जो हमारी संविधान का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, उसकी अगर हम बात करेंगे, तो जो कानून है उनके एम्बिट में रहकर बनने चाहिए वो कानून। ये एक बुनियादी वसूल है क्रिमिनल जस्टिस लॉ का। और हम देखेंगे कि रिमांड के संबंध में या गिरफ्तारी के संबंध में, या अमूमन आज जब हम प्रैक्टिस करते हैं न्यायालयों में, खासकर जो विचारण न्यायालय हैं, उनमें जो आज वर्तमान में बेल का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे जो उसके जो आधारभूत मूल कॉन्सेप्ट है, उस पे कोर्ट किस तरीके से कार्य करती हैं, ये जो डेली लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनको अच्छे से पता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का जो कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन के मामले में या मेनका गांधी के मामले में जो इसको एलोबरेट किया था, उसी तरीके से जो आर्टिकल 21 है उसमें हमारे जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको एलोबरेट किया था समय समय पर। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो आम नागरिकों के जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, उसको देखते हुए और एक जस्टिस को देखते हुए, जो यहाँ पर हम अगर हम औपनिवेशिक काल के कानून से इसकी तुलना करें, तो हम देखेंगे कि अगर हम भारतीयकरण के बारे में अगर हम जाएं, तो हम वैदिक काल से लेकर अगर देखेंगे, बीच में जो मुस्लिम लॉ इंट्रोड्यूस हुआ हमारे हिंदुस्तान में, और जो वैदिक काल के जो हमारे लॉ थे, उनमें न्याय का कॉन्सेप्ट नहीं था। उनमें हम देखेंगे कि दंड पर ज्यादा जोर दिया जाता था। आप अगर मुस्लिम शरीयत लॉ की बात करें और वैदिक काल में मनुस्मृति की बात करें, तो उसमें अधिकतर हम देखते थे कि दंड पर ज्यादा फोकस किया जाता था। उन सब चीजों को खत्म करके अंग्रेजों ने, और जो ब्रिटिश काल है उसमें इन सब चीजों को खत्म करके एक हमारे सामने नया लॉ लेके आए। उसमें भी कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक काल की जो सरकार थी, जो स्टेट था, उसने अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित लिखा। आपने देखा हुआ कई प्रकार के डिटेंशन लॉ ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ चलते थे, और जो जैसे जिस प्रकार से आंदोलन हुआ करते थे, स्वतंत्रता नहीं थी बोलने की, आज के समय में तो इन सबको प्रिवेल किया है सुप्रीम कोर्ट ने या अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट ने। तो मेरा कहने का मतलब यह कि जो जनरल लॉ है, उनको कहीं ना कहीं एक संविधान की एम्बिट के अंदर आना होगा, और ये समझना जरूरी है हमारी विधायिका को और सरकार को भी, और जो समय समय पर लॉ कमीशन जो रिपोर्ट देती है, कि हम संविधान की सीमाओं को देखते हुए लॉ को इंट्रोड्यूस करें, और जिसमें जो हमारा नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, उसके अंदर आम नागरिकों को वो समझ आना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर कोई लॉ पास होता है तो दिखना चाहिए कि जो नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है जूरिस्प्रूडेंस में, वो निकल कर आना चाहिए उस चीज। जी राठी। तो कहीं ना कहीं सूरज जी ने हमें बताया कि जो रिमांड के संबंध में था, वो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो सूरज जी, अभी तक हमने जैसे तय तो कि तीनों कानून देश में नए लागू हो चुके हैं, तो हर सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए हम विशेष करेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे या कुछ अलग सा करेंगे महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए कि जो ये 3 नए कानून हैं, उनके लिए क्या विशेष किया है सरकार ने, या विधायिका का क्या उद्देश्य है महिलाओं के लिए विशेष करने का? इस संबंध में मैं, जो हमारी विधायिका है, जो स्टैंडिंग कमेटी थी, जो हमारे लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने महिलाओं के प्रति जो पुराने लॉज में आपने देखा होगा कि स्पष्ट रूप से जो डेफिनेशन थी, किसी अगर महिला के साथ दुराचार हो जाता है या इस प्रकार का कोई आचरण कोई करता है, तो उसका स्पेसिफिक कोई उल्लेख था नहीं। अब हम नए कानून में देखते हैं कि अगर किसी लाभ को लेकर, किसी लाभ का प्रलोभन देकर, या इस प्रकार से किसी भी चीज का प्रलोभन देकर अगर किसी महिला के साथ कुछ ऐसी घटना होती है जो कि
अपराध की श्रेणी में आती है, यौन अपराध की श्रेणी में आता है, उसको अच्छे तरीके से इस कानून में दिया गया है। और जब ये कानून पास हो रहे थे तो काफ़ी विधिवेताओं के मन में और काफ़ी लॉ स्टूडेंट जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके जहन में था कि कहीं ना कहीं इस समाज में जो एक महिलाओं का जो वर्ग है उनके लिए साफ तौर पर एक कानून आए। और कहीं ना कहीं समय समय पर अलग अलग मंचों के माध्यम से भी इस विषय पर बहुत ज्वलंत विषय है, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई कि जो मैरिटल रेप का जो बार बार इस विषय पर चर्चा होती है, हम सोच रहे थे कि क्या पता इस कानून में इस प्रकार से कोई स्पष्टीकरण आए, पर शायद अभी हमारा समाज इस ओर अग्रसर नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर कुछ सुधार हो हमारे लॉ में तो इस विषय पर भी हमारे विधायकों को सोचना चाहिए। हमारे जो विधिवेता हैं उनको इस विषय पर चर्चा परिचर्चा करके कुछ ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जो कि इन चीज़ों को भी क्रिमिनलाइज करे। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे हमें अधिवक्ता सूरज जी ने बताया है कि महिलाओं के लिए भारतीय न्याय संहिता में कुछ विशेष प्रावधान किए हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कपटपूर्ण तरीके से या प्रलोभन देके यौन अपराध करता है तो उसको अपराध, पहले ये भारतीय आईपीसी में डिफाइन नहीं था, लेकिन इस चीज को इन्होंने भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन, ये हमें अभी सूरज जी ने बताया। तो सूरज जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो हमारे पुराने कानून हैं और जो नए कानून हैं, अब हम ये क्या माने कि जो पुराने कानून हैं वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं? जी। इस विषय पर काफ़ी लोगों को संशय है, जो खासकर जो आम नागरिक हैं। मेरा कहना यह है कि जो 1 जुलाई 2024 से जो कानून लागू हुए हैं और उससे पहले जो कानून हमारे देश में थे वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुए, जबकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर चलेंगे। 1 जुलाई के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होती हैं, जो भी घटनाएं अपराध की श्रेणी में आती हैं, उनमें जो एफआईआर दर्ज होंगे उनमें नए कानून लागू होंगे। और जो प्रक्रियाएं चल रही हैं हमारे पहले से माननीय न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में या विचारण न्यायालयों में, उनमें भी जो प्रक्रियाएं हैं उस पुराने लॉ के हिसाब से चलेंगी। तो ये कहना उचित नहीं होगा या सही नहीं होगा कि जो पुराना कानून है वो खत्म हो चुका है। जी। तो कहीं ना कहीं अभी सूरज जी ने बताया कि जो हमारे पुराने कानून थे वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, क्योंकि जो पुराने कानून थे उनमें कोई यदि कोई मामला अगर लंबित है या किसी न्यायालय में विचारण कर रहा है तो वो उसी कानून के आधार पर चलेंगे। 1 जुलाई के बाद जो 1 जुलाई 2024 के बाद जो नए अपराध या घटना होगी उन पे नए कानून लागू होंगे, जबकि जो पुराने कानून न्यायालय में लंबित है उन पे पुराने ही प्रोसेस चलेगा, यानी सीआरपीसी का प्रोसेस चलेगा। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद सूरज जी, आपका बहुत बहुत हमारे बहुत बहुत चैनल पे। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे अभी सूरज जी ने बताया कि हमने उससे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने हमें बताया कि जो ये कानून थे ये पूरी तरह अभी खत्म नहीं हुए हैं, और जो अपने से काल के कानून थे उनमें कहीं ना कहीं जो ये नए कानून है इनमें कहीं ना कहीं ये झलक थी, ये भी हमें अब सूरज जी ने बताया। और एक चीज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई हमें कि रिमांड के संबंध में जो प्रोविजन किया है नए कानून में, कि पहले सूरज जी ने हमें बताया कि पहले रिमांड के 15 दिन के अंदर लेना पड़ता था पुलिस को रिमांड, लेकिन उन्होंने बताया कि अपराधों के भिन्नता के कारण 90 दिन में जिसमें चार्जशीट फाइल करनी उसमें पहले 60 दिन के अंदर तुम कभी भी पुलिस रिमांड ले सकते हो, और जो 60 दिन में जिसमें चार्जशीट फाइल करनी थी उसमें पहले 40 दिन में आप कभी भी पुलिस रिमांड ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि पुलिस को थोड़ा आंशिक शक्तियां दी है, स्टेट का इंटरेस्ट इसमें थोड़ा दिखता है, और ये थोड़ा आंशिक रूप से हमारे मौलिक अधिकारों को भी हनन करता है। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को देखा। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।